नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सीयूटी बीकॉम एंट्रेंस 2025-26 जिसका भी प्रिपरेशन आप आगे का कर रहे हैं, उसमें जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सीयूटी यूजी बीकॉम एंट्रेंस के जरिए कोर्स को एडमिशन लेते हैं सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में। पहले यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस होता था, बट अब कंबाइंड एंट्रेंस होता है सीयूटी के जरिए। तो जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, यह आप जहां पे डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आता है, आप चाहे बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहां पे सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन होता है, वहां पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस स्टडी में आपको बता दें कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वह ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है 40 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना होता है 40 क्वेश्चन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। सर अगर हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें तो क्या होगा? तब आपका स्टार्टिंग से 40 क्वेश्चन चेक हो जाएगा, 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, पहला है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उन्हें तो पता है, बट जो मैथ के बाद बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए नया होगा। अब इसमें क्या क्या होगा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम लोग देखते हैं। जिसमें आपका मैनेजमेंट के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, साथ के साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ साइंस, आर्ट, मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है ना, क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी या लोकल सुपरवाइजरी या लोअर लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, जैसे प्लानिंग, पोस्ट सी जिसको बोलते हैं ना, पोस्ट सी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट को जो फंक्शन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन से काम कराया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में जब हम लोग आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता दें कि आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में पढ़िए या ना पढ़िए, बट हमेशा यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें आप पढ़ते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, जिसमें आप हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ते हो, है ना। FW टेलर के जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो पढ़ते हो, है ना। फ्योल प्रिंसिपल मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चलोगे तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आज के ट्रेंड में बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग की जाती है कि आज के ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट में चेंज हो रहा है और आगे आने वाले ईयर में, 5 साल में, 10 साल में क्या चेंजेज होने वाले हैं, उसका पहले से प्रिडिक्शन करना। मतलब बिजनेस करने के साथ साथ इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होता है। इन्वायरमेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आपके कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल में 2 होते हैं, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे, ठीक है। तो अब आपको उसमें ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बेसिस पे, जैसे आपका CD चलता था पहले, पेन ड्राइव आ गया, CD का बिजनेस एकदम खत्म हो गया। तो वही चीज़ है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ध्यान रखिए कि फ्यूचर में क्या चेंजेज होने वाले हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, इंपॉर्टेंस, है ना। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वही है आपका कि 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल में माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं, जिसमें पेस्टल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पेस्टल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, है ना, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड लीगल एंड इन्वायरमेंटल, जो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के होते हैं।
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जैसे आपको बता दें कि 3 तरीके का होता है आपका, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी। सोशल में जहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का ओनरशिप रहता है, कैपिटलिस्ट में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, और मिक्स्ड में जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट दोनों को हस्तक्षेप होता है, वह मिक्स होता है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे तो 5 ईयर प्लान भी आपको इसमें पढ़ना है, हालांकि इकोनॉमिक्स में भी 5 ईयर प्लान पढ़ना और इसमें भी पढ़ना है, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चेंज होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, है ना, स्पेशली रेफरेंस के हिसाब से, है ना, पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो 1991 में, है ना, एलपीजी एरा आया था, लिबरलाइजेशन मतलब बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन है उस रिस्ट्रिक्शन को कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे देना, गवर्नमेंट के कंट्रोल से प्राइवेट हाथों में देने से काम अच्छा होता है बट महंगा हो जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में हम बाहर की चीज़ों को इंडिया में आने देंगे और इंडिया के चीज़ को बाहर भेजेंगे, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट का जो फंक्शन है प्लानिंग वो स्टार्ट होता है। प्लानिंग क्या होता है कि कोई भी काम एग्जीक्यूट करने से पहले उसका पहले से रूपरेखा तैयार करना, प्रोफार्मा तैयार करना, वो प्लानिंग के अंतर्गत आता है ना। अब प्लानिंग का क्या प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान का पार्ट नहीं है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसी में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटा देगा कोई, जैसे बोलेगा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड कोई और दूसरा ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन इसमें से प्लान का पार्ट नहीं है। तो आपको ये बस नाम भी याद कर लोगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैनेजमेंट का फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम कोई चीज़ प्लानिंग कर लेते हैं तो अब उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं ना, मैन मटेरियल का सही कॉम्बिनेशन, जो जिस जैसा क्वालिटी है, जैसा स्किल है, उसके हिसाब से उसे जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग, मैन मटेरियल मशीन का सही कॉम्बिनेशन करना, वह ऑर्गेनाइजिंग में अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इसके क्या प्रोसेस है ना, स्ट्रक्चर में जिसमें आपका फंक्शनल, डिविजनल, है ना, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग उसमें पढ़ते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन मतलब होता है पावर का ट्रांसफर करना, है ना, तो उसका मीनिंग, एलिमेंट और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एक लोगों के हाथ में रहना, वही मतलब छोटे से लेके बड़े तक का कोई डिसीजन है सिंगल पर्सन करता रहेगा, सेंट्रलाइज जिसको बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हमने काम को अलग अलग लोगों को बांट दिया और पावर भी दे दिया, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ना होने पे वाइस प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा तो वैलिड माना जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अलग से एक यूनिट बना के आपको दे दिया जाएगा और उसके अंतर्गत जो भी काम होगा आप सिग्नेचर करिए, आप वैलिडिटी करिए, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं थर्ड फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि जैसे अब हमने डिसाइड कर दिया, मैन मटेरियल मशीन प्लानिंग कर लिया, अब उसके हिसाब से हम अपने यहाँ स्टाफ को रखेंगे, ठीक है ना। तो अब स्टाफ में क्या आएगा आपका, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जॉब लग जाना, नहीं। फॉर्म एप्लीकेशन जो अप्लाई होता है, फॉर्म जो निकलता है और आप जो फॉर्म अप्लाई कर देते हो, बस उतना ही काम है रिक्रूटमेंट का। उसके बाद का काम स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपका इंटरव्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम, ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम में सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के कितने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक पार्ट होता है स्टाफिंग, है ना, किस तरीके से स्टाफिंग करना चाहिए, स्टाफिंग के क्या प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, कितने तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, है ना। तो ये सारी चीज़ें को आपको सिखाया जाता है। जैसे आप कार आपको सीखना है तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बता देंगे, इस तरीके से, है ना, कार को चलाना है, नहीं सीख पाओगे। जब तक आप कार में बैठ के चलाना नहीं सीखोगे तब तक आप ओरली कोई बताए तो नहीं सीख सकते, तो इसीलिए उसको ऑन द जॉब सिखाया जाता है। मैनेजमेंट के फंक्शन का जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जैसे कि आपको पता है कि पढ़ने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब कुछ वीडियो अवेलेबल, फिर भी आप अपने से नहीं पढ़ते हो। जब तक आपको डायरेक्ट नहीं किया जाता, जब तक आपको एग्जाम का डर नहीं दिखाया जाता, जब तक आपको कैरियर का डर नहीं दिखाया जाता, तब तक आप नहीं पढ़ते हो। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जैसे टीचर डेली क्लास में जाके आपको मोटिवेट करता रहता है कि आप पढ़ाई करिए ना, मतलब आपको पता है कि हम ये काम करेंगे, फ्यूचर में अच्छा होगा, फिर भी आप नहीं करते हो, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
डायरेक्शन में हम लोग मोटिवेशन भी पढ़ते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से एम्प्लॉय हमेशा काम अच्छे ढंग से करता है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं मोराल, है ना, मोराल अगर हाई है, मोराल हमारा इंटरनल कैपेसिटी, काम करने की इच्छा अच्छा है, तो हमारा मोटिवेशन भी बेटर रहेगा। अब आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन और मोराल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस डायरेक्टिंग का मीनिंग, डायरेक्टिंग के क्या प्रिंसिपल है ना। सुपरविजन क्या होता है, इसी में आप पढ़ोगे मैनेजर, सुपरवाइजर, बॉस में क्या डिफरेंस होते हैं। मोटिवेशन क्या होते हैं, मोटिवेशन मैस्लो का हायरार्की जो थ्योरी होती है 5, उसके बारे में पढ़ना होता है ना। किस तरीके से फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है लोगों को अच्छे ढंग से क्या करने के लिए, काम करने के लिए। फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब सैलरी इंक्रीमेंट कर देना, बोनस देना कैश के रूप में। नॉन फाइनेंशियल मतलब बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड दे देना, सभी के बीच में उसको अप्रिसिएट कर देना, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। लीडरशिप क्या होता है, लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है। बॉस ऑर्डर करता है, लीडर उस काम को ऑर्डर करने के साथ साथ में मिल के करवाता है, ठीक है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, लीडरशिप के मेथड्स क्या है, लीडरशिप के थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विदाउट कम्युनिकेशन, अगर हम आपको बात बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है टीचिंग का, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब होता है जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं आप उसी सेंस में समझ रहे हैं, वो होता है कम्युनिकेशन, जिसमें आप वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल में जैसे हम बोल रहे हैं ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल का पार्ट होता है। रिटेन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में जैसे हाथ वगैरह, आंख वगैरह, ये सब जेस्चर पोस्चर करना, जैसे रास्ते में जाते हो तो सिंबल लगा रहता है कि लेफ्ट राइट मुड़िए, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें सिंबल का यूज किया जाता है। तो कम्युनिकेशन जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के बैरियर, रुकावट क्या क्या होते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या हिंड्रेंस आती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में आप पढ़ोगे कि कंट्रोलिंग के क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस क्या, फ़ायदा होता है कंट्रोलिंग करने से। कंट्रोलिंग अगर नहीं करोगे तो कोई काम अच्छे से नहीं होता है। हाँ, आपने किसी को काम दिया, फिर वो काम पूरा होने के बाद देखिए कि आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम किया है या नहीं किया है, ये चेक करना, ठीक है। फिर रिलेशनशिप आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से प्लानिंग हमने किया था वो एग्जीक्यूट होके कंट्रोलिंग के हिसाब से चीज़ें है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग में मतलब जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, क्वालिटेटिव मटेरियल ना प्रोवाइड करना, ये सब कंट्रोलिंग का एक पार्ट होता है कि हमने जैसा सोचा था उस हिसाब से काम हुआ है या फिर नहीं। कंट्रोलिंग के क्या प्रोसेस है, कंट्रोलिंग को चेक करने की क्या टेक्निक है ना। अब आगे अगला टॉपिक आपका है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस, फाइनेंस इज ए लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे जिंदगी जीने के लिए ब्लड का सर्कुलेट होना जरूरी होता है, उसी तरीके से बिजनेस में मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, फाइनेंस का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनेंस में आप पढ़ोगे फाइनेंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आपका वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होते हैं। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस में क्या डिफरेंस है वो पढ़ोगे। प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड प्लानिंग है ना, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है ना, फाइनेंसिंग प्लानिंग कैसे करना, फाइनेंस मतलब पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना लोन रहेगा, कितना कैपिटल रहेगा, कितना करेंट लायबिलिटीज, कितना नॉन करेंट लायबिलिटीज, यह जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी से हमारा क्या बनता है, वर्किंग कैपिटल बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में जब हम लोग बात आते हैं तो आता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स का टर्नओवर होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का टर्नओवर होता है, उसे हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का टर्नओवर होता है उसे हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। फिर आगे डिटेल और पढ़ते हो तो आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब हम पहली बार मार्केट में शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी इशू करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ऑलरेडी शेयर डिवेंचर इशू किया जा चुका, फिर उसको रीसेलिंग परचेजिंग करते हैं, उसे बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट इज ए सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट का एक बड़ा एग्जांपल है, ठीक है ना।
अब फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या होता है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटी सर्कुलेट होते हैं, कौन कौन सिक्योरिटी का सेलिंग परचेजिंग होता है। कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आते हैं, ठीक है ना। फिर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है ना। स्टॉक एक्सचेंज आपका बता दें कि सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है ना। NSCI क्या होता है, OCTEI क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में। सिक्योरिटी जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या पर्पज है, जो रेगुलेटरी बॉडी है 1988 में इसका आया था एक्ट, काम करना स्टार्ट किया था 1992 से, ठीक है। फिर लास्ट में आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप पढ़ते हो कि मार्केटिंग और मार्केट है ना, मार्केट और मार्केटिंग में बहुत लंबा डिफरेंस है ना। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम एंड एक्सचेंज आवर देयर नीड्स, है ना। मतलब जहाँ पे बायर आते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, शेयर जाते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं मार्केट। मार्केटिंग एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले और प्रोडक्शन सेल होने के बाद तक की जितनी सारी सर्विसेज होती हैं वो मार्केटिंग में आती है। एक मतलब मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग के गुरु कौन है, फिलिप कोटलर हैं, ठीक है ना। फंक्शन और जिसमें 4 पीस पढ़ते हो आप लोग। 4 पीस का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ठीक है। फिर मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है लोग, मार्केटिंग और सेलिंग। सेलिंग एक पार्ट होता है मार्केटिंग का, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट के कम्बिनेशन को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। फिर मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, है ना, प्रोडक्ट को बनाना, उसको हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का नेचर, क्लासिफिकेशन। ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किस तरीके से हम लोग, जैसे मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर तक गुड्स जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है, सीधे मैन्युफैक्चरर से रिटेलर या तो कंज्यूमर के पास चला जाता है। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं, चैनल जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो कौन कौन से चैनल आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर आपको कौन सा चैनल चॉइस करना है कि मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना हो है। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन किस तरीके से करना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकें। प्रमोशन मिक्स क्या होता है। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म, पब्लिसिटी इज ए नॉट, मतलब पेड फॉर्म नहीं होता, उसको हम लोग पब्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में देखना होता है। लास्ट यूनिट आपका 10th यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हर देखिए 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब आपको हर यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे पहले था 1986, उसके बाद इसको चेंज करके 2019 में लाया गया, ठीक है, नया एक्ट बनाया गया, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप मतलब आप जो बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, है ना। केवेट इम्पोर्टर, बायर बिवेयर, है ना। मतलब जहाँ पे केवेट इम्पोर्टर मतलब होता है कि बायर अपने चीज़ों को ध्यान से परचेज करे, जिससे कि सेलर को कोई दिक्कत ना हो बाद में कि आपने खरीदते समय हमें ये चीज़ें नहीं बताया था, ठीक है ना। तो बायर बी अवेयर का मतलब ये हो गया, केवेट इम्पोर्टर का मतलब ये हो जाता है कि कंज्यूमर को पूरा राइट होता है कि अपने हिसाब से प्रोडक्ट अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कभी कभी उसके बाद भी कुछ दिक्कतें होती है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझौता होता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे जाता है, ठीक है ना। कंज्यूमर के क्या क्या राइट होते हैं, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वे एंड नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब क्या नीड था, किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम, कैसे कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है ना। जैसे आपको नाप तौल में ना तौलते समय कम दे देते हैं, या फिर बहुत सारी दिक्कत ना, क्वालिटेटिव मटेरियल की जगह अच्छा क्वालिटी का मटेरियल ना देना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए क्या लीगल रिड्रेसल है, क्या लीगल पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ऑर्गेनाइजर है या एनजीओ है, उनका क्या रोल होता है, इन सब के बारे में आप लोग डिस्कशन इसमें करोगे, ठीक है। तो ये टोटल रहा है आपका कि किस तरीके से बिजनेस स्टडी के टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक लास्ट रह गया है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद एक लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने लगेगा। इनोवेशन इन क्रिएटिविटी की जब बात की जाती है तो वो होता है मतलब रिस्क इनोवेशन की जब बात की जाएगी तो वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी हो वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, इन सब के बारे में, है ना। इसमें प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, जिसमें एडीपी प्रोग्राम चलाया जाता है ना। गवर्नमेंट क्या स्कीम निकाली है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनके बारे में भी आपको डिटेल डिस्कशन करना होता है। एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है आपको, ठीक है। अब अगर आप अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बट कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा। ऐप का नाम है edu95, है ना। edu95 ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। कोर्स का प्राइस 4500 था, जो कि कट करके अभी 3000 पे पूरा कंप्लीट दिया जा रहा है, जिसमें आपको बिजनेस स्टडी, है ना, इकोनॉमिक्स और अकाउंट की बुक भी फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा इसी पैसे में। और साथ में हम जनरल टेस्ट हिंदी का मटेरियल अभी बन रहा है, अगर बन जाएगा तो फिजिकल फॉर्म में देंगे, अदरवाइज आपको पूरा उसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो edu95 ऐप डाउनलोड करें, उससे पहले आप इस नंबर को सेव कर ले 6394991271। आप कोई भी डाउट हो, डाउट को अपने क्लियर करिए, और बेहतरीन आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।